Hello everyone, myself दीक्षित कुमार फ्रॉम लिटिल एंजल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गनोडा। लंबे समय बाद एक बार फिर से हम लेकर आ रहे हैं हिंदी मीडियम क्लास 12 के लिए वीडियो। और टिल द लास्ट लेक्चर, जब लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था तो विजन जो सेकेंड चैप्टर था केमिस्ट्री का वो हमने पूरा किया था। और अब हम जो नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। अगला जो चैप्टर हम लेंगे वो है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। ये नया चैप्टर है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बहुत सारी इसके इंट्रोडक्शन की बातें मैं आपको बताऊंगा, फिर हम चैप्टर तक जाएंगे। तो सबसे पहली चीज कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। अगर बेल आइकन दबाएंगे तो जैसे ही नया वीडियो आएगा आप तक सूचना आ जाएगी। तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हिंदी मीडियम के वीडियो, इंग्लिश मीडियम के लगातार वीडियोस आ रहे हैं, हिंदी मीडियम का बहुत लंबे टाइम बाद ये वीडियो आ रहा है। तो इसका कारण आप लोग जान लें कि बहुत कम व्यूज आ रहे हैं हिंदी मीडियम के वीडियोस के ऊपर। इसी कारण हिंदी मीडियम के वीडियो में इतना लंबा गैप आ गया है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जैसे ही आप वीडियो देख लेते हैं कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ लिख दे कि यस सर वी वॉच्ड वीडियो। और अगर व्यूज आते हैं तो बहुत जल्द ऐसे जैसे रूटीन इंग्लिश मीडियम का सेट है वैसे न वैसे हिंदी मीडियम के भी वीडियोस अप टू टाइम आते रहेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। ये चैप्टर हमको स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, कार्बनिक रसायन का 8th चैप्टर है, चैप्टर 8 डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व। तो सबसे पहली चीज, ये चैप्टर कितने मार्क्स का है? तो ये चैप्टर है 3 मार्क्स का। बोर्ड एग्जाम में आपको 3 नंबर के प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। 3 नंबर के प्रश्न के लिए आपको इस चैप्टर को तैयार करना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे तो ये 3 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। जो चीज मैं यहां पर बता रहा हूं उससे बाहर बोर्ड एग्जाम में कोई भी चीज आने वाली नहीं है। मतलब जितनी चीजें आपको यहां बताई जाएगी उतना आपको फॉलो करना है। और सबसे ज्यादा मदद आपको लेनी है हिंदी मीडियम टेक्स्ट बुक जो गवर्नमेंट वाली आपके पास है, और जो नोट्स मैं आपको भेजूंगा वो नोट्स आपको लेने हैं। नोट्स मैं आज ही भेज दूंगा आप लोगों को ताकि आप इसके साथ साथ पढ़ते रहो। नोट्स और हिंदी मीडियम की टेक्स्ट बुक, इन 2 चीजों की मदद आपको ज्यादा से ज्यादा लेनी है ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ सको। देखो ऑथोराइज्ड बुक है हिंदी मीडियम की टेक्स्ट बुक, तो उससे आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी। तो ये ध्यान रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने। और आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर से सारे क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क के। मतलब एक और चीज आपकी क्लियर होगी कि कोई भी बड़ी चीज आपको इस चैप्टर के अंदर नहीं पढ़नी। मतलब जो भी पढ़ोगे, जितना भी पढ़ोगे, छोटी छोटी चीजें पढ़नी है, छोटे क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने हैं 1 मार्क के जितने भी। और मैं ड्यूरिंग द लेक्चर जब भी आपको पढ़ाऊंगा आपको बताते जाऊंगा कि इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो आपके दिमाग में बात क्लियर हो जाएगी कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो ये 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, तीनों प्रश्न 1-1 नंबर के, और उसके लिए आपको इसकी तैयारी करनी है। तो डी एंड एफ ब्लॉक 3 मार्क्स का चैप्टर, 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर अगर आपके पास है तो वो भी देख लेंगे। कारण कि आप लोगों ने देखा होगा कि रिसेंट 2 ईयर्स, गत 2 सालों में इस चैप्टर से पैराग्राफ पूछा जा रहा है। जबकि बोर्ड ब्लूप्रिंट ये कहती है कि एक पैराग्राफ तो आता है पृष्ठ रसायन 5वां चैप्टर, और एक आता है जैव, इन दोनों चैप्टर से आना चाहिए। लेकिन अब ये हो गया है कि एक तो आता है दैनिक जीवन में रसायन 17वां चैप्टर, और एक डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व, यहां से पैराग्राफ पूछा जा रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे कुछ पुरानी चीजों की। क्लास 11th की केमिस्ट्री में आपको जाना है। आज का आपका होमवर्क, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, आज का आपका होमवर्क है कक्षा 11वीं की टेक्स्ट बुक आप लोगों के पास होगी। वो टेक्स्ट बुक आपको खोलनी है और उस टेक्स्ट बुक का चैप्टर 3, टेक्स्ट बुक का चैप्टर 3 कौन सा? आवर्त सारणी, उसको अच्छे से पढ़ना है, सिर्फ रीड करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको याद करना है, कोई क्वेश्चन आंसर देखना है, कोई कंसेप्ट, कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है। आपको वो चैप्टर एक बार अच्छे से पढ़ना है और फिर ही आप ये वीडियो देखें। अभी आप ये वीडियो बंद कर दें अगर आपने टेक्स्ट बुक चैप्टर 3 नहीं पढ़ा है 11th का, तो ये वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं है। आप पहले वो पढ़े फिर ही इस वीडियो को देखेंगे। तो अभी आप वीडियो बंद करके पहले चैप्टर 3 पढ़िए। होमवर्क होने के बाद कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर हमने होमवर्क कर लिया है, और फिर ही आप इस वीडियो को देखेंगे।
तो अब मैं आपको कुछ 11th की चीजें पहले बताऊंगा, फिर मैं आपको डीएनए ब्लॉक तत्व की ओर ले जाऊंगा। तो क्लास 11th में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि आवर्त सारणी की शुरुआत कैसे हुई, याद करिए। आवर्त सारणी की शुरुआत कैसे हुई, तो ये आप लोग समझेंगे आवर्त सारणी की शुरुआत कैसे हुई, ये हमको पढ़ना है। तो आवर्त सारणी की शुरुआत के लिए आप याद कीजिए कि हमने क्या देखा था कि शुरुआत में पहले एक तत्व खोजा गया, फिर धीरे 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 तत्वों की संख्या बढ़ने लगी, और जब तत्वों की संख्या बढ़कर 50 से अधिक हो गई तो वैज्ञानिकों के सामने ये समस्या आई कि इतने सारे तत्वों के बारे में नॉलेज हम कैसे रखें। कैसे, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता दूं, कोई स्कूल है बहुत बड़ी, अगर उस स्कूल का प्रिंसिपल ये चाह ले कि मुझे 1100 बच्चे हैं तो सबके बारे में जानकारी मुझे होनी चाहिए, तो क्या उस प्रिंसिपल को होगी? क्या ऑब्वियसली नहीं होगी, कारण कि वो अकेला बंदा पूरे 1100 बच्चे की जानकारी कैसे रखेगा। तो उसने क्या कर दिया, वर्गीकरण कर दिया। नर्सरी, एलकेजी, एचकेजी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टिल 12th क्लास, और हर क्लास के लिए क्या कर दिया, एक क्लास टीचर बना दिया, तो काम को इजी कर दिया। तो वर्गीकरण ने क्या किया, काम को आसान किया। तो जब तत्वों की संख्या बढ़ने लगी 50, 55, 60, तो वैज्ञानिकों ने यह सोचा कि क्यों ना हम भी इन तत्वों का क्या कर दे, वर्गीकरण कर दे, ताकि हम हमारे काम को आसान कर सके और आसान से आसान तरीके से इस चीज को हम कर सकते हैं। अब बात आई वर्गीकरण की, और जब वर्गीकरण का पहला कंसेप्ट दिमाग में आया तब तत्वों की संख्या आप लोग पता रखें, कितने तत्व थे, 63। कितने तत्व थे, 63, टोटल 63 तत्व उस टाइम पर नॉन थे। 63 एलिमेंट्स, 63 एलिमेंट्स, 63 तत्व प्रकृति में उस टाइम तक खोजे जा चुके थे, और वैज्ञानिकों ने मिलकर सोचा कि अब हमें इसको वर्गीकृत करने की कोई योजना सोचनी है। और देखो, जब भी कोई टास्क की बात आती है, अभी आप हाल ही में देखिए कितनी बड़ी वैश्विक महामारी की समस्या हमारे सामने है, कोरोना के नाम पर, और दुनिया की सारे बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़ी लैब टेक्नोलॉजीज इसके पीछे लगी हुई है कि इसकी वैक्सीन को जल्द से जल्द बनाकर तैयार कर ली जाए। हर एक वो बंदा जो लैब की फील्ड से जुड़ा हुआ है वो इसी जोश और जुनून में लगा हुआ है कि किसी तरीके से इसकी वैक्सीन बन जाए। तो बस यही होता है, और ये जनरली साइंस की फील्ड की खासियत होती है, जहां भी कोई बड़ा करने का नाम आता है तो हर कोई बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। तो बात यही थी, जब बात आ गई वर्गीकरण की, तो सब वैज्ञानिक लग गए कि इसको किस तरीके से वर्गीकृत किया जाए। तो मैं थोड़ा सा इसको तो फटाफट बताऊंगा क्योंकि ये हमारे काम की चीज नहीं है, पर यहाँ तक पहुंचने के लिए ये पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको कहा कि वो चैप्टर पढ़ ले। और अगर अभी भी आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ रखा है, 3rd चैप्टर, तो मत देखिए वीडियो, मैं कह रहा हूँ आपको कोई सेंस नहीं है। और मैंने पहले ही कहा है 3 नंबर लाने तो मेरे हिसाब से चलना है, आपको चैप्टर पढ़िए, खाली रीड करना है, रीड करने के बाद ये वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहला वैज्ञानिक कौन आया था, तो डोबेराइनर। कौन आया, डोबेराइनर। डोबेराइनर सबसे पहले आया, और डोबेराइनर ने एक नियम दिया था, कौन सा, डोबेराइनर का त्रिक नियम। ठीक है, क्या बताया था त्रिक नियम में, उसने कहा था कि साहब आप 3-3 के समूह बनाइए, जिसमें बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर जमाएंगे, और पहले और तीसरे तत्व का जो परमाणु भार होगा उसका औसत होगा वो बीच वाले का परमाणु भार होगा। यही तो बात बताई थी डोबेराइनर ने। तो ये डोबेराइनर ने बताया, लेकिन इसकी कमियां रही, क्योंकि डोबेराइनर ने जब शुरुआत करी तब तत्वों की संख्या कितनी थी, 63। लेकिन जब वो ये काम करने बैठा तो मात्र 9 तत्वों के बारे में बता पाया। वो कितने तत्वों के बारे में बता पाया, 9 तत्व, तो बाकी के बारे में क्या। लेकिन डोबेराइनर को आज भी पढ़ा जाता है, कारण कि इसने शुरुआत करी। अगर ये शुरुआत नहीं करता तो शायद हम आज आवर्त सारणी नहीं पढ़ रहे होते। इसने रास्ता बताया, और रास्ता बताने से काम स्टार्ट हो गया। अब दूसरा डोबेराइनर के बाद कौन आया था, तो डोबेराइनर के बाद आया था न्यूलैंड। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। ये सब आपको क्लास 11 की टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, इसलिए मैंने कहा पहले वो पढ़िए। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, संगीत प्रेमी आदमी इसको बताया था हमने, कारण कि इसने जो अपना सिद्धांत दिया था वो म्यूजिक नोट्स के आधार पर दिया था, सा रे गा मा प ध नि सा। और उसने क्या कहा था कि आवर्त सारणी का प्रत्येक 8वां तत्व पहले वाले तत्व से समानताएं प्रदर्शित करेगा, और इस आधार पर उसने आवर्त सारणी बनाई। लेकिन इसमें भी बहुत सारी कमियां रहेगी कि प्रत्येक 8वां तत्व समानताएं प्रदर्शित नहीं कर रहा था, समान गुण धर्म वालों को अलग अलग वर्ग में और असमान गुण धर्म वालों को समान वर्ग में, ऐसी बहुत सारी कमियां न्यूलैंड ने भी रख दी थी, इसलिए इसकी थ्योरी भी क्या होगी, फेल।
और इसके बाद बीच में एक साइंटिस्ट आया था जो बहुत कम बता पाया था और इसका जिक्र भी नहीं किया होगा किसी ने, लोदरमेयर का सिद्धांत। और इसके बारे में ज्यादा जिक्र होता है क्योंकि काफी हद तक असफल रहा, ज्यादा कुछ बता ही नहीं पाया था। लोदरमेयर का सिद्धांत और उसके बाद जो सबसे सफल, जिसको हम कह सकते हैं फादर ऑफ पीरियडिक टेबल ऑब्वियसली। और आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आवर्त सारणी के पिता तो हेनरी मोसले, उन्होंने दी आधुनिक आवर्त सारणी। नो डाउट आधुनिक आवर्त सारणी उन्होंने दी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो वर्कआउट किया है वो किसने किया? मेंडलीफ ने। वो काफी हद तक सफल था, कुछ एक कमियां रहेगी और उन कमियों को दूर करके हेनरी मोसले ने अपनी आधुनिक आवर्त सारणी बनाई। तो चौथा आया था कौन? मेंडलीफ की आवर्त सारणी। चौथा कौन आया? मेंडलीफ की आवर्त सारणी। और मेंडलीफ ने क्या किया था? मेंडलीफ के टाइम पर वो 63 एलिमेंट्स थे, उसने 63 अलग अलग कार्ड बनाए। हर एक कार्ड पर यौगिकों के गुणधर्म लिखे, तत्वों के, उनको एक दीवार पे चिपका दिया, समान गुणधर्मों वालों को पास लिख दिया। उसने एक गुणधर्म का चयन किया था, कौन सा? परमाणु भार। और उसने दिया था मेंडलीफ का आवर्त नियम। और उसने क्या कहा था? परमाणुओं के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके तत्वों के आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो परमाणु भार के हिसाब से इसने जमाया था बढ़ते हुए परमाणु भार। तो इसकी भी कमियां रहेगी, हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं बता पाया था, कई सारे नए तत्व है उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाया था, परमाणु भार से एक तरीके से नहीं व्यवस्थित था। तो ये कमियां रहेगी, इनके बारे में अपन को बात नहीं करनी। उसके बाद आया जो अब भी हम पढ़ रहे हैं, आधुनिक आवर्त सारणी। उसके बाद क्या आई? आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन थे? आधुनिक आवर्त सारणी के जनक थे हेनरी मोसले। आधुनिक आवर्त सारणी के कौन थे? हेनरी मोसले। इन्होंने क्या किया? परमाणु भार को नहीं देकर सबको एक नंबर दे दिया और उस नंबर को हम कहते हैं परमाणु क्रमांक। और बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर इन्होंने पूरी आवर्त सारणी बना दी। और आवर्त सारणी जो हम आज वर्तमान में पढ़ रहे हैं वो इनकी आवर्त सारणी है। और इन्हीं की आवर्त सारणी में से एक टॉपिक निकल कर आता है जो है हमारा डीएनए ब्लॉक कहते हैं। तो एक बार हम आधुनिक आवर्त सारणी की कुछ चीजें पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको डीएनए ब्लॉक की तरफ ले चलूंगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में आप लोग क्या जानते हो? और आप बहुत कुछ जानते हो, कारण कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, पढ़ चुके हो 3rd चैप्टर क्लास 11 में। और एक बार रीड करिए, आपको पता पड़ जाएगा आप वास्तव में क्या क्या चीजें जानते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी, तो आपने देखा होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी को बहुत सही तरीके से बनाया हुआ है, हर एक एलिमेंट की अपनी विशेष खास बातें वहां रखने के लिए। तो ये बात थी। तो कुछ जो काम की चीजें वो मैं फटाफट बता देता हूँ। इस आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर वर्गों की संख्या कितनी थे? 18 वर्ग थे और 7 आवर्त थे। याद करिए कितने वर्ग थे? 18 वर्ग 7 आवर्त। ठीक। और इसने क्या किया था? 7 आवर्त को पहले वर्ग में पहले वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी थी? 2। पहले वर्ग में तत्वों की संख्या थी 2, इसलिए उसने इसको क्या कहा था? अति लघु आवर्त। क्या कहा था? अति लघु आवर्त। फिर क्या था? दूसरे और तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी थी? 8। दूसरे और तीसरे तत्वों में कितनी थी? 8। तो इसलिए इसको नाम दिया गया क्या? लघु आवर्त। इसको क्या नाम दिया गया? लघु आवर्त। फिर चौथे और पांचवें में कितनी थी? 18। फिर इसको नाम क्या दिया गया? दीर्घ आवर्त। इसको क्या नाम दिया गया? दीर्घ आवर्त। और छठे और सातवें में पर तत्वों की संख्या थी 32, इसलिए इसको उसके नाम दे दिया था क्या? अति दीर्घ आवर्त। देखो ये सारी चीजें मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसमें कुछ भी नया कंसेप्ट नहीं है। आप सारी चीजें 11 में पढ़ चुके हो, सारी चीजें 11 की है, वो खाली बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ तक जाना है और यहाँ तक डायरेक्ट कैसे जाए ये सब पता हो तो जाए, इसलिए मैं खाली रिवीजन करा रहा हूँ। तो ये था, और इसी के आधार पर 11th में मैंने आप लोगों को ट्रिक सिखाई थी परमाणु क्रमांक पता करने की। और मैं फिर बता देता हूँ, पहले में कितना? 8, दूसरे में कितना? 8, तीसरे में कितना? 8, चौथे में कितना? 18, पांचवें में कितना? 18, और फिर कितना? 32। 2, 8, 8, 18, 18, 32। इस तरीके से आप किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात कर सकते हो। ये ट्रिक है, याद रखना। इसको मैंने कहा था मैजिक नंबर नाम भी दिया था, जिसकी मदद से आप किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक निकाल सकते हो। तो अब ये दिमाग में बिठा देना है कहां से आया? हमने कुछ नहीं किया, ये ट्रिक मैंने नहीं बनाई, ये तो पहले से आवर्त सारणी से निकली हुई है। आवर्त सारणी ने तो बताया ये सारी चीज। तो 2, 8, 8, 18, 18, 32 इसका यूज कैसे करना मैं फिर बता दूंगा इस लेक्चर में।
लेकिन आपको ये मैंने बता रखा है 11th में, तो पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता हो तो घबराई नहीं, मैं फिर बता दूंगा। तो ये तो बात होगी आधुनिक आवर्त सारणी के कुछ एक मुद्दों की। 18 आवर्त वर्ग 7 आवर्त, ठीक। अब आप लोगों को पता हो तो आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा था। कितने ब्लॉक में बांटा था? 4 ब्लॉक। कौन कौन से थे 4 ब्लॉक? पहला तो था आपका एस ब्लॉक के तत्व, दूसरा था आपके पी ब्लॉक के तत्व, तीसरा था आपके डी ब्लॉक के तत्व, और चौथा था आपका एफ ब्लॉक के तत्व। एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व। तो ये 4 थे। एस ब्लॉक के अंदर कौन कौन से वर्ग आ रहे थे? पहला व दूसरा वर्ग, जिसको हम कह रहे थे एस ब्लॉक के तत्व, जिसमें पहले वर्ग को हम क्या कह रहे थे? क्षार धातु, और दूसरे को हम क्या कह रहे थे? क्षारीय मृदा धातु। याद करें, ये सारी चीज 11th की है, मैं कुछ भी नया नहीं बना रहा हूं। पहले वर्ग को हम कहते हैं क्षार धातु, दूसरे वर्ग को हम कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। पी ब्लॉक के अंदर वर्ग संख्या 13 से लेकर 18। पी ब्लॉक का याद रखें, कहां से कहां तक? 13 से, सबसे बड़ा ब्लॉक पी ब्लॉक 13वें वर्ग से लेकर 18वें वर्ग तक। और एस ब्लॉक को पूरा डिटेल में क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। 11th में था एस ब्लॉक, और 11th में ही पी ब्लॉक का 13वां वर्ग और 14वां वर्ग, ये 2 वर्ग तो 11th में निपट जाते हैं। और 12th में भी ये चैप्टर है पी ब्लॉक के तत्व। इसके पहले 8वीं के पहले 7वां चैप्टर पी ब्लॉक, बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसमें 4 की बात करनी है, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां। 4 वर्गों के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो मैं इसके बारे में बात करूंगा। हमारा चैप्टर ये आया, अब आया चैप्टर तक पहुंच गए अपन। मैंने पहले ही कहा था मैं चैप्टर तक ले जाऊंगा फिर स्टार्ट करूंगा। तो डी ब्लॉक हमने किसको कहा था? तो 3 से लेकर 12, 3 से लेकर 12। अब आपके दिमाग में आएगा सर बड़ा तो डी ब्लॉक हुआ, पी ब्लॉक कैसे हुआ? आप एलिमेंट गिन लेना, मैं गिनाऊंगा भी सही। एलिमेंट ज्यादा पी ब्लॉक में, अवॉइड डी ब्लॉक। डी ब्लॉक की तुलना में पी में ज्यादा है, भले ये 3 से लेकर 12 तक है, ये 13 से 18, ठीक है। दूसरा, ये तो डी ब्लॉक की बात होगी। आ रहा है समझ में? मेरी बात समझना, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। 3 से 12 डी ब्लॉक। अब देखो पहला दूसरा हो गया, 3 से 12 हो गया, 13 से 18 हो गया, कुछ बचा ही नहीं। तो एफ ब्लॉक में क्या आएगा? तो एफ ब्लॉक के अंदर आते हैं क्या? लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। ये बहुत जबरदस्त, और याद रखना एफ ब्लॉक के अंदर तो यही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। एफ ब्लॉक में लेंथेनाइड के अलावा कुछ नहीं है, उसी के आधार पर पूरा चैप्टर है और लेंथेनाइड को ही पढ़ना है, इसलिए आप इस पे ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। और दूसरा क्या आता है इसके अंदर? एक्टिनाइड, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो इस तरीके से हमने एस ब्लॉक 11 में पढ़ लिया, पी ब्लॉक थोड़ा 11 में पढ़ा, थोड़ा 12 में पढ़ेंगे, और डी एंड एफ ब्लॉक हम 12th में ये आज स्टार्ट करेंगे। तो अब बता पड़ी, अब हमें बात करनी है इंट्रोडक्शन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अब तक तो हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स तक कैसे आए, इंट्रोडक्शन की बात करी। अब हम बात करेंगे व्हाट आर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब आप याद करिए 11th क्लास के अंदर आपका चैप्टर था 3rd, जिसके अंदर आप क्या कह रहे थे? इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस सबशेल इट इज नोन एज एनएस सबशेल, इट इज नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में इंटर्स करता है तो उसके लिए आप एनपी बोलते थे। और डी के लिए हमने क्या बोला था? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन विच एंटर्स इन n-1 डी सबशेल। क्या कह रहे थे हम? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n-1 डी सबशेल। चैप्टर के 2 भाग हैं, एक तो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एक है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का हम स्टार्ट करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। हम फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे इस चैप्टर का, फर्स्ट पार्ट डी ब्लॉक एलिमेंट्स की हम बात करेंगे। तो हम आज बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। किसे कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स? तो याद कीजिए, मैं आपको भी बता चुका हूं कि जैसे कि ये आपका है नाभिक, ठीक है, ये आपके क्या है? कोश। ये सब क्या है? कोश। तो कोश आपके पास कौन कौन से हैं? के, एल, एम और एन। के, एल, एम और एन। इसके अंदर क्या होते हैं? उपकोश। इसके अंदर क्या होते हैं? उपकोश। के अंदर कौन सा होगा? एस। एल के अंदर एस और पी। एम के अंदर एस, पी, डी, और एन के अंदर एस, पी, डी और एफ। अगर क्षमता की बात करूं, के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एल के अंदर 8 और एम के अंदर 18 और एन के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं।
और अगर कक्षक की बात करूं मैं तो S के अंदर 2, P के अंदर 6, D के अंदर 10 और F के अंदर 12, ये हमको मिली क्षमता। अगर मान लीजिए आपका ये अंतिम कोश है तो इसको तो हम कहेंगे बाह्यतम कोश, इसको तो हम क्या कहेंगे, बाह्यतम कोश, जिसको हम बताते हैं एन से, जिसको हम किससे बताते हैं, एन से। ध्यान से समझना, ये आपका अंतिम कोश है, अंतिम कोश में बाह्यतम कोश को हम क्या कहते हैं, एन। उसके ठीक एक अंदर, आप फिक्स इसको मत मानना एन को एन कहते, ऐसा नहीं है, हो सकता है ये नहीं हो और एम वाला लास्ट हो, तो उसको हम कहेंगे बाह्यतम कोश। बाह्यतम कोश के ठीक अंदर वाला जो कोश होता है उसको हम कहते हैं उपांत्य कोश। क्या कहते हैं, उपांत्य कोश, जिसको हम लिखते हैं n-1। क्या लिखते हैं, n-1। ये n, तो n के एक अंदर तो n में से एक माइनस कर दो, और उपांत्य कोश के अंदर वाला जो आता है उसको हम कहते हैं अति उपांत्य कोश। क्या कहते हैं, अति उपांत्य कोश, जिसको हम लिखते हैं n-2। ठीक है, तो ये हो गया n, ये n-1 और ये n-2। तो यहां से आपको कंसेप्ट मिलेगा n-1 का। तो अभी इतना समझ में आना चाहिए कि कोश कितने हैं, 4 KLMN, उपकोश कितने हैं, SPDF, क्या की क्षमता 2, 8, 18, 32, इनकी 2, 6, 10, 14, 2, 6, 10, 14। तो ये आपकी बात होगी इनकी। अब हम बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, कुछ पॉइंट्स की। क्या बात करेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ पॉइंट्स की, कुछ पॉइंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जिक्र हम करेंगे। तो सबसे पहले अगर परिभाषा की बात करें, हम इसकी बात करें परिभाषा की, तो डी ब्लॉक के तत्वों की परिभाषा क्या बनेगी, डी ब्लॉक के तत्वों की परिभाषा बनेगी क्या, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d कक्षक में प्रवेश करता है उसे डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है, उसे डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। किसे कहते हैं डी ब्लॉक के तत्व, तो वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d कक्षक में प्रवेश करे उसे हम कहते हैं डी ब्लॉक के तत्व। तो ये डी ब्लॉक के तत्व की परिभाषा होगी आपके पास। दूसरी चीज आपको बतानी है क्या, कि इनका वर्ग संख्या, डी ब्लॉक के तत्व आपको कौन से वर्ग में मिलते हैं, तो 3 से 12, वर्ग संख्या 3 से लेकर 12 तक के तत्वों को हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, दूसरा, यहां पर सभी क्या है, सभी धातुएं। डी ब्लॉक के अंदर वर्ग संख्या 3 से 12 के अंदर जितने तत्व मिलेंगे वो सब के सब क्या है, धातु है। अगला पॉइंट, इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। कारण, तो संक्रमण तत्व का 2-3 कारण है हमारे पास, पर मैं एक कारण अभी आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आगे हम फिर बात करेंगे। अब सिर्फ एक कारण की बात सुनना, संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं तत्व की, उसके पास हमारे पास 3 से 4 कारण है, पर मैं अभी आपको एक कारण बताता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि 1 और 2 वर्ग को हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक, 13 से लेकर 18 को हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक, और बीच में 3 से लेकर 12 ये है आपका डी ब्लॉक। ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोजन को छोड़ दे तो बाकी सब आपको क्या मिलेंगी, धातुएं। यहां पर आपको धातुएं और अधातुएं मिक्स में मिलेंगी, पर मेजर क्या मिलेंगी, अधातुएं। लेकिन डी ब्लॉक के अंदर आपको सारी की सारी क्या मिलती है, धातुएं। तो यहां पर क्या हो रहा है, गुण धर्मों का संक्रमण होता है। किसका होता है, गुण धर्मों का संक्रमण। कहां से कहां तक, एस से लेकर पी ब्लॉक की तरफ। हम क्या कह सकते हैं, यहां पर एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ धातुओं के गुणधर्मों का संक्रमण हो रहा है। अतः हम डी ब्लॉक, और किसकी मदद से हो रहा है, तो डी ब्लॉक बीच में आ रहा है, यहाँ के गुणधर्मों को यहां तक पहुंचाने में डी ब्लॉक बीच में आ रहा है, इसलिए इसे हम संक्रमण तत्व कहते हैं। इट इज वन रीजन। परफेक्ट रीजन हम आगे पढ़ेंगे, बहुत अच्छा रीजन है इसका, मैं आगे और बताऊंगा, लेकिन ये एक छोटा सा कारण है तो इसको आपको समझना है। तो वर्ग संख्या की बात होगी, धातु है ये बात होगी, इनको संक्रमण तत्व भी कहा जाता है ये बात होगी, और हम बात करेंगे। ठीक है, अब मैं ये पूछूं कि आपसे पूछा जाए कि आवर्त संख्या कौन सी होगी, डी ब्लॉक के तत्वों की आवर्त संख्या,
कौन से आवर्त से डी ब्लॉक के तत्व प्रारंभ होते हैं, ये मेरा प्रश्न है। जिन जिन बच्चों को इसका आंसर आता है वो अपने नाम के साथ कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मेरा प्रश्न है डी ब्लॉक के तत्व कौन से आवर्त से प्रारंभ होते हैं। प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है मेरा डी ब्लॉक के तत्व कौन से आवर्त से प्रारंभ होते हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है अपने नाम के साथ कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसका आंसर मैं अब आपको आगे दूंगा, ठीक है। तो ये अब आपको भी लिखना है, आप कमेंट सेक्शन में भी लिखें और आगे आपका आंसर वेरीफाई हो जाएगा कि आपका सही है या गलत, लेकिन कमेंट सेक्शन में लिखे जरूर। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि आवर्त संख्या मैं आगे बता रहा हूं, लेकिन यहाँ पर एक मेरे दिमाग में रहेगी कि सर उनको तो हम NS और NP कह रहे थे, अब इनको N-1D क्यों कह रहे हैं। उनको हम क्या कह रहे थे, NX और NP, और इनको हम N-1D क्यों कहेंगे, तो उसका आंसर भी हमारे पास है, तो हम उनकी बात करेंगे। तो अब हम बातें करते हैं आगे इनको N-1D क्यों कहते हैं। इनको N-1D क्यों कहते हैं। N-1D ब्लॉक क्यों कहते हैं, ये बात करनी है। और N-1D ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए डेफिनेशन में N-1D आ रहा था, तो उसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरते हैं उस क्रम का, और एक टॉपिक था क्वांटम संख्याएं। इन दो की मदद से मैं आपको बताऊंगा कि हम यहाँ पर N-1D क्यों लिखते हैं, और बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगी। आप ध्यान रखना, पूरा आपका कंसंट्रेशन यहाँ होना चाहिए, तो बहुत सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो ध्यान रखना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं N का मान, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं N का मान, और यहाँ पर लिखूंगा मैं सारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आवर्त संख्या कितने होते हैं, आवर्त 1 2 3 4 5 6 और 7। सबको पता है आवर्त कितने होते हैं, 7 आवर्त होते हैं हमारे पास, और 7 आवर्त में हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना है। और इस N को हम क्या कहते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या। क्या कहते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या। याद करिए, ये था मुख्य क्वांटम संख्या। 4 क्वांटम संख्या थी हमारे पास, N, L, M और S। याद आ रहा है सबको, N, L, M और S, ठीक है। तो ये 4 क्वांटम संख्या की हम बात कर रहे थे। एक मुख्य क्वांटम संख्या, एक द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रीय क्वांटम संख्या, ठीक है। ये 4 क्वांटम संख्या की हम बात कर रहे थे, जिसमें एक तो पहली है मुख्य क्वांटम संख्या, जो हमें किसके बारे में जानकारी देती है, मुख्य कक्ष के बारे में। मतलब ये यहाँ पर n इक्वल टू 1, यहाँ पर n इक्वल टू 2, n की वैल्यू यहाँ 3 4 5 6, ये सब ऑलरेडी n की वैल्यू है, क्लियर। इसके अंदर क्या होंगे, कक्षक। इसके अंदर क्या होंगे, कक्षक S, P, D और F। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ सिर्फ S होगा, यहाँ S और P होगा, SP, D, F सब होंगे। तो उनमें इलेक्ट्रॉन हम कैसे भरेंगे। अब हमको भरने हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन भरने के हम नियम पढ़ चुके हैं, जिसमें सबसे पहला एक तो नियम था आपका आफ-बाउ का नियम। एक कौन सा था, आफ-बाउ का नियम। दूसरा आपका था हुंड का नियम, दूसरा था हुंड का नियम। तीसरा था N+L का नियम, और चौथा था पाउली अपवर्जन का नियम। चौथा था पाउली अपवर्जन का नियम। तो ये 4 नियमों की बात करनी है आपको। चारों नियम क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर आपको पढ़ना है, मुख्य क्वांटम संख्या, 4 क्वांटम संख्या। और ये पहले आप रीड करें फिर ये वीडियो देखें, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन 4 नियम की बात करना। तो आफ-बाउ ने हमको क्या कहा था कि अगर आप इलेक्ट्रॉन भरना चाह रहे हो तो आपको इलेक्ट्रॉन बढ़ती हुई ऊर्जा क्रम में भरने। इलेक्ट्रॉन किसमें बढ़ने, इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में भरा जाता है। पहले इलेक्ट्रॉन कहां भरे जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा स्तर में भरे जाएंगे। कहां भरे जाएंगे, निम्न ऊर्जा स्तर में, मतलब जिनकी ऊर्जा क्या हो, कम हो, उसमें भरे जाते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन किसमें भरे जाएंगे, तो उच्च ऊर्जा स्तर वाले में भरे जाते हैं। तो ये आफ-बाउ ने बताया। अब आफ-बाउ ने बता दिया। हुंड ने क्या कहा, हुंड ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन भरो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप पूरे एक साथ मत भर दो, पहले आधे भरो फिर उसको पूरे भरो। उदाहरण के लिए जैसे आपके पास डी कक्षक है, डी कक्षक कितने प्रकार के हैं, 5। कौन कौन से, dxy, dyz, dzx, dx² - y² और dz²। इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं, और डी की क्षमता कितनी है, 10 की,
लेकिन आपके पास इलेक्ट्रॉन है 4 कि 4 इलेक्ट्रॉन भरिए, तो आप कैसे भरोगे? ऐसे भरोगे क्या? तो गलत हो जाएगा। और ऐसे क्यों भरते हैं? क्योंकि पाउली ने कहा था उनको, पाउली ने ये कहा था कि किसी भी तत्व के लिए एक इलेक्ट्रॉन की 4 और 4 क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। इसलिए क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत गुणन वाले हमको इलेक्ट्रॉन यहाँ भरने होते हैं, एक ऊपर तो एक नीचे, सब विपरीत चिन्ह लगाते हैं। अब ध्यान से ये देखिए कि यहाँ पर आपको 4 इलेक्ट्रॉन भरने थे, 2-2 आपने भर दिए, लेकिन हुंड ये कहता है कि आप ऐसे नहीं करेंगे, पहले इसकी क्षमता 2 की है तो आप आधा भरो, 1 भरो, 1 भरो, 1 भरो और 1 भरो, ऐसे 4 भरो। अगर 5 है तो आप ऐसे भरोगे। हाँ, अब अगर 6 हो गए तो हुंड से कहेगा पहले आधा भरो फिर पूरा भरो। तो 5 भर दिया तो 6ठा अब यहाँ भर सकते हो, 7वां यहाँ भर सकते हो, 8वां 9वां और 10वां, ऐसे 10 इलेक्ट्रॉन भरो। ये किसने कहा था? हुंड ने कहा। किसने कहा? हुंड ने। तो पहला अफबाउ का नियम, इलेक्ट्रॉन को बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर में भरा जाता है। दूसरा हुंड का नियम, इलेक्ट्रॉन को पहले आधा भरते हैं फिर हम इलेक्ट्रॉन को पूरा भरते हैं। और तीसरा N+L का नियम। तो अफबाउ ने हमको ये तो कह दिया कि इलेक्ट्रॉन आपको बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर में भरना है। अफबाउ ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉनों को आपको बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में भरना है, लेकिन यहां पर हमको तो ये पता ही नहीं है किसकी ऊर्जा कम है और किसकी ऊर्जा अधिक है। बात की ध्यान से समझना, हमको तो ये पता ही नहीं है ना कि सर किसकी ऊर्जा कम है और किसकी ऊर्जा अधिक है। तो बस वही जानकारी देने के लिए हमको आया है N+L का नियम, जहां N तो क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या, ये L का मान है आपके लिए, और L क्या है? L है आपकी द्विगंशीय क्वांटम संख्या। L क्या है? द्विगंशीय क्वांटम संख्या। अब देखो यहां पर है कक्षक और यहां पर है L का मान। तो S का मान, S के लिए L का मान 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। अब ये आपको याद रखना है, हालांकि ये मैंने सिखाया है 11th के अंदर कि ये कैसे आता है, लेकिन नहीं पता है कोई बात नहीं, आपको इतना याद रखना है कि S के लिए L का मान 0, P के लिए 1, 2 और 3। क्लियर? अब आपके पास N का मान भी है और L का मान भी है, तो आप ऑब्वियसली निकाल सकते हो कि सबसे कम एनर्जी किसकी है। फिर आप अज्ञात करते रहो, पढ़ते जाओ। पाउली अपवर्तन के नियम के बारे में बता ही चुका हूं। तो अब देखो, तो सबसे निम्न ऊर्जा किसकी होती है? तो ये आपका नाभिक, तो नाभिक के जो सबसे पास होगा उसकी ऊर्जा होगी सबसे कम, और फिर जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे वैसे वैसे ऊर्जा बढ़ती जाएगी। तो सबसे पास में N=1 वाला ही होगा, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन आप 1 में भरोगे, ना कि 7 में। कहां भरोगे? 1 में। और 1 में भी कौन सा है? 1s। 1 में भी कौन सा है? 1s। तो ये पहले इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे 1s में। ये 11 का टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन भरने का ऑर्डर सिखा रहा हूं मैं, ज्यादा कुछ नहीं सिखा रहा हूं, अपना दिमाग नहीं लगाना है। सेकेंड कक्ष में जाती 2 चीजें आएंगी आपके पास, एक तो आएगा 2s और एक आएगा 2p। मैं इन सबको मिटा देता हूं ताकि मैं आपको यहां समझ सकूं। सेकेंड में जाती आपके पास 2 चीजें आई, एक तो आया 2s और एक आया 2p। अब फिर आप कंफ्यूज हो गए, जिससे यहां तो कह रहे थे 1s, इसलिए हमने लिख दिया 1s इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, लेकिन हम ऊपर में हम इन दोनों में से पहले किसमें भरे? तो घबराना है ही नहीं, N+L रूल है आपके पास। दोनों के लिए N का मान तो क्या होगा? 2, और S के लिए L का मान 0, P के लिए 1, इसका आ गया 2, इसका आ गया 3। तो जिसका N+L का मान कम उसकी ऊर्जा कम। तो कम किसकी होगी? 2s। तो ये आपने पहले भर दिया 2s, फिर आपने भर दिया 2p, खत्म। फिर आप आगे गए थर्ड में, तीसरे आवर्त में जाती है आपके पास 3 चीजें आ जाती है, 3s, 3p, 3d, 3+0, 3+1, 3+2, 3, 4 और 5। तो कम ऊर्जा किसकी है? 3s की है ना। तो पहले हम यहां पर क्या करेंगे? 3s, 3p, और अब आप 3d नहीं लिखोगे, याद रखना। जैसे ही d आ जाएगा आपको क्या करना है? लास्ट वाले d को रहने देना और आगे वाले से कंपेयर करना है। 4s में जाती है आपके पास क्या गया? 4s, 4p, 4d, 4f, और यहां से क्या बचा हुआ है? 3d। 3d का वैल्यू क्या गया? 5। 4s का निकालो, 4+0 4, 4+1 5, 4+2 6, 4+3 7। ठीक है, आपके पास इतनी सारी नई चीज आ गई। तो अब देखो, अगर आप 3D लिख देते, अगर आप 3D लिख देते तो क्या दिक्कत आती? 3D का मान तो आ रहा है 5 और 4s का आ रहा है 4, तो N+L नियम गलत हो जाता क्योंकि इसकी ऊर्जा कम है। तो 3D से पहले आप किसमें भरोगे? 4s में। तो यहां पर आप भर दिए क्या? 4s,
फिर क्या गया 3D, 4s फिर क्या कर दिया 3D, क्योंकि अब देखो 4s को मैं मिटा रहा हूं, 4s को मिटाते ही आपके पास बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि सर यहां तो 3D और 4p दोनों का मान समान है। जब दोनों का मान समान हो तो घबराना नहीं है, जिसका n का मान कम हो उसमें हम इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे। देखो n प्लस n तो समान आ रहा है 5 5, लेकिन यहाँ 3 छोटा है इसलिए पहले किसमें भर दिया हमने 3D में, फिर किसमें भरेंगे 4p। अब इतना होते ही तुरंत क्या आ गया 4D, तो 4D में हम भरते नहीं है क्योंकि आगे वाला फिर चेक करना पड़ता है। तो आगे क्या आ गया आपके पास 5s 5p 5d और 5f, ये आया। फिर से n प्लस n चेक करो, 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 3 8। अब देखो इन सब में सबसे कम कौन सा है 5s, तो आगे हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे 5s में, तो ये 5s को मैंने मिटा दिया। 5s के बाद क्या आएगा, तो 5s के बाद देखो आ रहा है 4d, इसमें 6 है और इसमें भी 6 है, लेकिन n का मान इसका कम है, तो हम क्या भरेंगे 4d। अब 4d भर दिया, 4d के बाद क्या आएगा 6 वाला 5p, ये 5p भर दिया, ठीक है। अब देखो वापस 5d आ गया, तो हम क्या करेंगे आगे वाले ले लो, अब 6s 6p 6d और 6f। 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। देखिए अब सबसे छोटा कौन सा है 6s, तो हम किस में भरेंगे इलेक्ट्रॉन 6s में, मिटाते जाओ जो होता जाता कंफ्यूजन नहीं गई। अब कौन सा छोटा दिख रहा है आपको, एक ये वाला दिख रहा है और एक ये वाला दिख रहा है, लेकिन छोटा कौन सा दिख रहा है आपको 5d, कौन सा दिख रहा है 5d, तो ये आपने भर दिया 5d, ठीक है। सॉरी 5d नहीं, 5d से पहले भी दिख रहा है, ये रहा, ये भी 7 ही है ना, तो 4f ये 7 4f 5d और फिर आएगा 6p, 4f 5d और 6p। अब देखो अब क्या होगा, यहाँ पर फिर डी आ रहा है तो फिर आगे वाला मैच करना पड़ेगा, तो ये 7s 7p 7d 7f, 7 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8, 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9, 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10। तो देखो 8 वाले फिर 3 हो गए आपके पास, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, लेकिन उससे पहले 7 भी तो है 7s, तो अब क्या आएगा 7s, फिर क्या आएगा 5f, फिर क्या आएगा 6d और फिर क्या आएगा 7p। तो ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका, इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम, इस क्रम में आप इलेक्ट्रॉन भरोगे। तो सबसे पहले किसमें भरा हमने 1s, फिर किसमें भरा 2s, फिर किसमें भरा 2p, फिर 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5 और 6 7p। अब क्या किया आपने, आप देखिए हम पहले एस ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, तो मैंने आपको परिभाषा याद दिलाई थी, क्या कहा था, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करता है एस उपकोष में, एनएस लिखते हैं। क्यों एनएस लिखते हैं, तो देखो आपको 1s कौन से आवर्त में मिल रहा है 1 में मिल रहा है, 2s कौन से आवर्त में मिल रहा है 2 में मिल रहा है, 3s किस में मिल रहा है 3 में मिल रहा है, 4s किस में मिल रहा है 4 में मिल रहा है, 5s 5 में, 6s 6 में, 7s 7 में। तो ये सब बार नंबर अलग अलग आ रहा है, तो ये सब किसका मान है n का ही तो है, तो मैं इन सब के आगे n कर सकता हूं, तो हम क्या बोलेंगे ns इलेक्ट्रॉन्स, क्या कहेंगे ns। आया समझ में। अब p की देखो आप, तो 2p किस में मिल रहा है 2p में, 3p 3 में, 4p 4 में, 5p 5 में, 6p 6 में, 7p 7 में। तो इसके लिए भी हम क्या बोलते हैं द एलिमेंट्स, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन np कक्षक में प्रवेश करता है, जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करता है np कक्षक। लेकिन d का देखो आप, आपको यहां कहीं भी डी ब्लॉक मिल रहा है क्या, नहीं, सीधा कहां मिला ये मिला। जब तक डी में पहला इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा क्या वो डी ब्लॉक तत्व कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, डी में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तब कहलाएगा ना। तो बढ़ते 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 आप यहां पर आए तब आपको डी ब्लॉक तत्व मिला। तो देखो डी ब्लॉक तत्व कौन से आवर्त में मिला आपको, सॉरी बताइए, डी ब्लॉक तत्व कौन से आवर्त में मिला, चौथे आवर्त में। डी ब्लॉक कौन से मिला, यही प्रश्न मैंने आपको पूछा था कि डी ब्लॉक के तत्वों की शुरुआत कौन से आवर्त से होती है, तो आपका आंसर है चौथा आवर्त।
जिन जिन बच्चों ने आंसर दिया, चाहे सही दिया या गलत दिया, अगर आपने लिखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन बच्चों ने सही आंसर दिया है उनको बहुत बहुत शाबाशी, कारण कि आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। फोर्थ आवर्त, चौथे आवर्त से डी ब्लॉक तत्वों की शुरुआत होती है। लेकिन देखो इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? 3D में। आवर्त कौन सा है? 4, मतलब जो n की वैल्यू है उससे एक कम। याद करिए ये क्या है? 3D है। लेकिन वो यहां से क्या रहा? जो n की वैल्यू थी वही थी, लेकिन यहां क्या आ रहा है? जहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो n से एक कम है। ऐसे जैसे 4D देख लो, किसमें? 5 में, ये भी n से एक कम। 5D किसमें? 6 में, ये भी क्या? n से एक कम। 6D देखिए क्या? n से एक कम। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? n-1d। क्या कहते हैं? n-1d। इसलिए मैंने परिभाषा में क्या लिखवाया था? वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d कोश में प्रवेश करता है उन्हें हम कहते हैं डी ब्लॉक के तत्व। तो टोटल इस आधार पर आपके पास कौन से आवर्त में मिलेंगे? तो ये आ गई आपके पास आवर्त संख्या। एक तो कौन से आवर्त में मिलेगा? चौथे आवर्त में डी ब्लॉक, पांचवें आवर्त में, छठे आवर्त में और सातवें आवर्त में। टोटल इन चारों आवर्त में आपको मिलेंगे डी ब्लॉक के तत्व, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां आवर्त। ठीक है, अब याद रखना इनको हम नाम देते हैं। जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जा रहा है वो कौन सा आवर्त में? 4th में, तो उसको हम कहते हैं 3D श्रेणी। इसको हम क्या कहते हैं? 4D श्रेणी। इसको हम क्या कहते हैं? 5D श्रेणी। और इसको हम क्या कहते हैं? 6D श्रेणी। इसको हम क्या कहते हैं? 6D श्रेणी। याद रखना 4 श्रेणियां हैं टोटल। डी ब्लॉक के अंदर कितनी सीरीज है, कितनी श्रेणियां हैं? तो 4। कौन कौन सी? 3D, 4D, 5D, 6D। कौन सी? 3D, 4D, 5D, 6D। लिखिए कमेंट सेक्शन में कौन सी 4 श्रेणियां हैं। कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ लिखिए कौन कौन सी श्रेणियां हैं। 3D, 4D, 5D और 6D, चारों श्रेणियां मैं यहां पर बता चुका हूं। अब मैंने आपको क्या कहा था? डी ब्लॉक के तत्व को हम क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। तो इनको तो हम कहते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी। 3D के अलावा इसको हम क्या कहते हैं? प्रथम संक्रमण श्रेणी भी कहा जाता है। इसको हम कहते हैं द्वितीय संक्रमण श्रेणी। इसको क्या कहते हैं? द्वितीय संक्रमण श्रेणी। इसको कहते हैं तृतीय संक्रमण श्रेणी। इसको क्या कहते हैं? तृतीय। और इसको हम कहते हैं चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। इसको क्या कहते हैं? चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। तो ये प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण, तृतीय संक्रमण और चतुर्थ संक्रमण। टोटल हमारे पास 4 श्रेणियां, 3D, 4D, 5D और 6D। तो यहाँ पे सबको समझ में आ चुका होगा अच्छे से। अब मुझे बताइए, खुद कॉमन सेंस लगाओ, खुद दिमाग लगाओ और मुझे यहाँ बताओ कि जो पहला डी ब्लॉक तत्व मिलेगा। मेरा प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है मेरा, जो आपको यहाँ पर पहला डी ब्लॉक तत्व मिलेगा उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? निकालिए फटाफट फटाफट, इसकी मदद लीजिए। ये जो मैंने यहाँ बनाया है उसकी मदद लो और मुझे ये बताओ कि जो पहला डी ब्लॉक तत्व जो मिलेगा उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? खुद दिमाग लगाओ और मुझे बताओ कि पहला डी ब्लॉक तत्व होगा उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा। लिखिए कमेंट सेक्शन में जल्दी से अपने नाम के साथ। अब देखेंगे यहां पर आप कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे? 2 पूरे भरोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। जब तक इसकी क्षमता है तब तक आप यहीं रुके रहोगे। 2 यहां भर दिए, फिर आप आगे यहां कितने हुए? 4 और 6 इसमें भरोगे क्योंकि इसकी क्षमता 6 की है। 10, फिर आप यहां आगे 12, फिर यहां 18 और 2 यहां भरे 20। जब तक आपने 20 इलेक्ट्रॉन भरे तब तक क्या आपको एक भी डी ब्लॉक तत्व मिला? क्या आपको एक भी डी ब्लॉक तत्व मिला? नहीं। अब आपने एक इलेक्ट्रॉन किसमें भर दिया? 3D में। अब आप इलेक्ट्रॉन किसमें भरा? 3D में। 4s के बाद एक इलेक्ट्रॉन 3D में जाते ही वो क्या कहलाएगा? डी ब्लॉक तत्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डी ब्लॉक तत्व। तो 20+1, तो 3D श्रेणी का पहला तत्व जिसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? 21। जानते ना जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही उसका परमाणु क्रमांक होता है। ये तो सबको पता है। Z इज इक्वल टू परमाणु क्रमांक इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। मतलब Z क्या है? परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। परमाणु क्रमांक प्रोटोनों की संख्या के बराबर होता है। प्रोटोनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। जानते ना ये सभी। तो 21 इलेक्ट्रॉन मतलब 21 परमाणु क्रमांक। तो मुझे बताइए कब तक आपको डी ब्लॉक तत्व मिलते रहेंगे यहाँ पर? तो D1,
D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, क्योंकि इसकी क्षमता 10 की है। फिर आप आगे यहाँ, तो क्या ये डी ब्लॉक तत्व है क्या? नहीं, ये तो पी ब्लॉक आ गया। मतलब 3D के अंदर कितने तत्व मिलेंगे? फटाफट लिखिए कमेंट सेक्शन में। मैं जो जो प्रश्न पूछ रहा हूँ कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ लिखिए। मेरा प्रश्न है 3D श्रेणी के अंदर तत्वों की संख्या कितनी होगी? तो गिनते जाइए, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। कितने हुए तत्व? 10 तत्व। तो 21 से लेकर 30 तक परमाणु क्रमांक होगा किसमें? 3D में, जिसको हम कहेंगे डी ब्लॉक तत्व। कितना, क्या कहेंगे? डी ब्लॉक तत्व। परमाणु क्रमांक कहां से कहां? तो परमाणु क्रमांक 21 से लेकर परमाणु क्रमांक 30 तक, ये जो 10 तत्व है उसको हम कहेंगे 3D श्रेणी के तत्व। क्या कहेंगे? 3D श्रेणी के तत्व। अब वापस कॉमन सेंस लगा, वापस दिमाग जोड़ाना, इधर ज्ञान देना आपको सबको। यही से सारी चीज बता दूंगा मैं आपको, कहीं टेक्स्ट बुक की, नोटबुक की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मुझे बताओ अगला डी ब्लॉक का तत्व जो आएगा उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो यहां तक आप 30 कर चुके हो। 30 के बाद आप यहाँ कितने हुए? 36। 36 और 2 यहां भरोगे, कितने हुए? 38। 38 और अगला यहां भर दिया, यहां भर के डी ब्लॉक आ गया। तो कौन सा आएगा अगला? लिखिए फटाफट कमेंट सेक्शन में, 39। अगला कौन सा आया? 39। तो और कब तक डी ब्लॉक मिलेगा? तो वही D1, D2, D3, D4, D10 तक। तो 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, कहां तक मिला आपको? 48 तक। तो 39 से लेकर 48 तक ये हमारा अगला जो डी ब्लॉक के तत्व, जिसको हम कहते हैं 3D श्रेणी, 4D श्रेणी के तत्व। क्या कहते हैं? 4D श्रेणी के तत्व। तो यहां तक समझ में आ चुका होगा सबको। अगला डी ब्लॉक का तत्व कब मिलेगा? तो यहां 48 हो गया। 48 के बाद 6 आपने इसमें भरे, 54 और 2 इसमें भरे, 56। कितने हो गए? यहां तक हो गए 56। अब मजेदार बात सुनना ध्यान से, आपको भरना है 4F में, लेकिन इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 5D में। सबसे मजेदार चीज क्यों जाएगा? क्योंकि दोनों की ऊर्जाएं लगभग क्या है? समान है। दोनों की ऊर्जाएं लगभग समान है, इसलिए पहला तत्व चला जाता है डी में, जिसकी वजह से डी की ऊर्जा बढ़ जाती है। मैं जो बोल रहा हूं वो कंसेप्ट समझना। पहला इलेक्ट्रॉन 56 के बाद पहला किसमें गया? 5D में, और डी में जा रहा है, इसलिए 57 परमाणु क्रमांक वाला तत्व क्या कहलाएगा? डी ब्लॉक तत्व। तो मैं लिख देता हूं 5D में। एक तो आपको कौन सा मिल गया? 57। लेकिन 57 के बाद 58 जो होगा वो डी ब्लॉक नहीं होगा। देखो कितना मजेदार कंसेप्ट है। 58 डी ब्लॉक क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गया, इसकी ऊर्जा बढ़ गई, और ऊर्जा बढ़ गई तो अबॉव का सिद्धांत आ गया कि किसमें भरना है? अगला इलेक्ट्रॉन। 57 भर दिए, 58वां जो आ रहा है वो आप कहां भरोगे? तो जिसकी ऊर्जा कम है, तो कम किसकी है? 4F की। अब इलेक्ट्रॉन 58वां किसमें चला जाएगा? 4F में। और F में जाएगा वो तो F ब्लॉक कहलाता है, डी ब्लॉक थोड़ी कहलाएगा। तो 57 मिलेगा जो डी ब्लॉक है, और यहां से क्या किया गया है? 58 से अलग कर दिया। कितने तत्व जाएंगे? तो F की क्षमता कितनी है? लिखिए कमेंट सेक्शन में, मैं बता चुका हूं। जिन जिन बच्चों को पता है F की क्षमता कितनी है, अपने नाम के साथ लिखते रहिए कमेंट सेक्शन में। जो जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, क्लास की तरह माहौल लगना चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ लिखिए F ब्लॉक के अंदर कितने तत्व आते हैं, कितने एलिमेंट आते हैं, सॉरी कितने क्षमता होती है F उपकोष की? 14। कितनी होती है? 14। तो यहां तक जब तक ये पूरा नहीं भरेगा, जब तक ये पूरा नहीं भरेगा तब तक ये आगे जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो गिनिए 14, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। ये 58 से लेकर 71 तक ये 14 तत्व अलग निकाल दिए गए हैं। यहां से उनको निकाल के आवर्त सारणी में नीचे की ओर रखा गया है, जिनको हम कहते हैं लेंथेनाइड। क्या कहते हैं? लेंथेनाइड। क्या कहते हैं? लेंथेनाइड। तो आपका एक प्रश्न और यहां पर क्लियर हो गया। लेंथेनाइड कौन से आवर्त से संबंधित है? कौन से आवर्त से? छठे आवर्त। लेंथेनाइड कौन से आवर्त से है? तो छठे आवर्त, ये पता होना चाहिए। अब 14 भर गए, तो पहले इसमें एक भरा था, अब अगला इसमें कौन सा आया? एक और आ गया ना, फिर डी ब्लॉक मिला। तो एक तो 57 डी ब्लॉक था, 57 के बाद कौन सा आया? 72। तो 2 तो ये हो गए, अब और कितने आएंगे? 8।
तो 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। तो 72 से लगाकर 80, ये और क्या आ गए आपके डी ब्लॉक के तत्व। क्या आ गए? डी ब्लॉक के तत्व। देखो बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आ रहा है ना समझ में, तो बहुत अच्छा लगेगा चैप्टर, वरना फिर वही आधा वीडियो देखा, बंद किया और सो जाओ, खत्म। इसलिए वीडियो पूरा देखो। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर आप मेरा वीडियो पूरा देखोगे तो इस चैप्टर के 3 नंबर आपके सिक्योर्ड हो गए। आपके 3 नंबर कोई नहीं काट सकता। जितना यहाँ पढ़ाया जा रहा है उससे बाहर कुछ भी नहीं आना। अब देखिए आप यहां तक आ चुके हो, कहां तक? यहां तक 80 हो गए। 80 के बाद 6 यहां भरोगे 86 और 2 यहां भरोगे 88। अब देखो वापस ये दिक्कत आएगी, दोनों की ऊर्जा वापस समान। तो पहला इलेक्ट्रॉन तो किसमें जाएगा? डी में। तो कौन सा मिलेगा आपको? 89। और इसकी ऊर्जा बढ़ेगी तो अगले 14 किसमें जाएंगे? 5m में, जो मैं पहले बता चुका हूं। तो यहां पर भी क्या होगा? 90 से लेकर 103 तक ये फिर से 14 तत्व निकाल कर नीचे लाएंगे, जिनको हम कहते हैं एक्टिनाइड। क्या कहते हैं? तो एक्टिनाइड की आवर्त संख्या 7, लैंथेनाइड की आवर्त संख्या 6। अब क्या होगा? ये पूरा भर गया, अगला यहाँ आएगा। तो यहां पर कौन सा मिलेगा आपको? 104, फिर 104 से लेकर 112। तो देखो अगर आपको कोई पूछे कि डी ब्लॉक तत्व के अंदर कुल तत्व कितने हैं, तो 3D के अंदर कितने तत्व मिले आपको? 10। 4D के अंदर कितने मिले? 10। 5D के अंदर 10 और 6D के अंदर 10। तो टोटल डी ब्लॉक तत्वों की संख्या कितनी है? टोटल डी ब्लॉक तत्वों की संख्या अभी हमारे पास 40। आप चाहे तो और सारे लेकर गिन लीजिए। 40 तत्व है हमारे पास डी ब्लॉक। लेकिन अब बात आती है कि सर ये तो हमको खाली परमाणु क्रमांक पता पड़ी, अब तत्व कौन सा है? तत्व कौन सा है तो हमको याद करना पड़ेगा। सारे तत्व याद नहीं करना है, मैं तो आपको कह रहा हूं कि खाली आपको यही पढ़ना है। 3D श्रेणी पढ़नी है खाली। हमारे सिलेबस में सिर्फ 3D श्रेणी है। हम सारे गुणधर्म जो पढ़ेंगे ना वो 3D श्रेणी के आधार पर पढ़ेंगे। नीचे वाले के गुणधर्म हमारे नहीं, हम 3D श्रेणी को बेस मानते हुए सारे गुणधर्म पढ़ जाए। तो 3D के तत्व आपको याद होने चाहिए। और नॉट इवन फॉर दिस चैप्टर, सिर्फ इस पार्ट के लिए नहीं, आगे एक और चैप्टर है 9th चैप्टर उप सहसंयोजक यौगिक। उसमें इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत 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 काम में आता है। इस चैप्टर में भी सीधे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछता है। इसलिए 3D श्रेणी के परमाणु क्रमांक उन तत्वों के नाम याद होने चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं, स्कैंडियम सबसे पहला तत्व है 3D श्रेणी का। मतलब जो 21 परमाणु क्रमांक है वो कौन सा है? स्कैंडियम। जो परमाणु क्रमांक 21 है वो कौन सा है? स्कैंडियम। तो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक ये कौन है? 3D श्रेणी। 10 तत्व। कहां से कहां तक? स्कैंडियम से लेकर जिंक तक ये 10 तत्व कौन है? तो 3D श्रेणी। फिर आपका आता है इट्रियम। 39 पर कौन सा तत्व आता है? इट्रियम। वाई से आता है, इट्रियम कहते हैं इसको। और इट्रियम से लेकर यह आता है कैडमियम तक। इट्रियम से लेकर कैडमियम। देखो याद नहीं करना है, अपने आप हो जाएगा। थोड़ा सा रूटीन का काम है, आप जाकर याद करोगे तो कभी नहीं होगा। प्रैक्टिस होती जाएगी तो अपने आप सब हो जाएगा। फिर आपका 57 पर तो आता है लेंथेनम। 57 पर कौन सा आएगा? लेंथेनम। और कारण लेंथेनम के बाद 14 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं लेंथेनाइड। फिर सुनना, लेंथेनम के बाद 14 इलेक्ट्रॉन अलग हो रहे हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? लेंथेनाइड। और 72 पर आपका आएगा हर्फेनियम। 72 पर क्या आएगा आपका? हर्फेनियम। और 80 पर आएगा मरकरी, Hg। 80 पर क्या आएगा? मरकरी, Hg। तो लेंथेनम, फिर आएगा आपका हर्फेनियम से मरकरी। और 89 पर आपका आता है एक्टिनियम। 89 पर क्या आएगा? एक्टिनियम। और एक्टिनियम के बाद 14 इलेक्ट्रॉन अलग हो रहे हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? एक्टिनाइड। क्या कहते हैं? एक्टिनाइड। और 104 पर है आपका रदरफोर्डियम। 104 पर है आपका रदरफोर्डियम। और यहां पर आपका है यूयूबी। याद है यूयूबी क्या होता है? क्लास 11 के अंदर मैंने सिखाया है, नोमेनक्लेचर मोर देन 100 एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर 100, अनबायम, यूयूबी। तो ये कुंडली होगी पूरी क्या? डी ब्लॉक तत्वों की। तो डी ब्लॉक तत्व कहां से कहां तक है? तो चौथे आवर्त से 7वें आवर्त और तीसरे वर्ग से 12वें वर्ग तक हमको मिलते हैं डी ब्लॉक के तत्व। दूसरा हमको क्या पता पड़ी?
4 श्रेणियां हैं, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। इनको हम प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। 3D में परमाणु क्रमांक 21 से लेकर परमाणु क्रमांक 30 स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के एलिमेंट हैं। 4D श्रेणी में ट्रियम से लेकर कैडमियम परमाणु क्रमांक 39 से 48 तक के तत्व हैं। 5D श्रेणी में पहले लेंथेनम 57, उसके बाद लेंथेनोइड, फिर 72 पे हर्फेनियम और 80 पे मरकरी मिलता है। और 7वें 6D श्रेणी में एक्टिनियम 89 पर, फिर 14 एलिमेंट एक्टिनोइड को अलग कर दिया है। रदरफोर्डियम 104 और यूयूबी 112 अनबायो। यहां तक सबको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से पता पड़ी होगी। अब हम इन सब के अंदर कौन कौन से तत्व आते हैं उनकी बात करेंगे। एक बार जनरल बात कर रहा हूं, फिर चैप्टर पढ़ाऊंगा। एक बार सिर्फ 3D क्या है परिचय कर रहे हैं हम इस चैप्टर से, फिर मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा पॉइंट टू पॉइंट। तो अब हम बात करेंगे इन चारों श्रेणियों में कौन कौन से तत्व हैं। अब है हमारे पास पूरे डी ब्लॉक के 40 तत्व। गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 39 39 और 40। मैंने कहा था 40 तत्व हैं टोटल डी ब्लॉक के अंदर। तो ये आपके डी ब्लॉक के 40 तत्व कौन से वर्ग से, तो तीसरे से लेकर 12 तक, 3 से लेकर 12, कौन सा आवर्त 4 से लेकर 7, 4 5 6 7, 3D 4D 5D और 6D सारे तत्व मैंने आपके सामने लिख रखे हैं। आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फिर बोल देता हूं मैं आपको, ये तो याद रखना ही रखना है, 3D श्रेणी याद करनी है। मैं उन चारों की ट्रिक बताऊंगा आपको, लेकिन आपको मदद लेनी है सिर्फ 3D में। 3D में तत्वों के नाम भी सीधे याद हो जाएंगे, आप ट्रिक नहीं भी लो काम में। तो 3D की ट्रिक मैं बता देता हूं, पहले सबसे पहले सुनेंगे ध्यान से। 3D की ट्रिक है साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैन। ध्यान से सुनना, इसकी ट्रिक है साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैन फे को नी क जिन। इसकी ट्रिक है साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैन, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैन फेकोनिकजिन। ये इसकी ट्रिक है, किसकी? 3D की ट्रिक है। डी ब्लॉक के तत्व आप कैसे याद रखोगे? 3D की श्रेणी आपको याद होनी चाहिए। क्या बोलना है? साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैन फेकोनिकजिन पसीना। और अगर ऐसे नहीं याद करो तो तत्वों के नाम से, अच्छा तरीका तो तत्वों के नाम से याद करने का है। ये ट्रिक से आपको खाली प्रतीक याद होंगे, तत्व नहीं पता पड़ेगी। तत्व क्या है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। सॉरी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तत्व के नाम से याद रखें। परमाणु क्रमांक 21 से लेकर 30 तक, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 तत्व भी याद हो गया, परमाणु क्रमांक भी याद हो गया, और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकाल ही सकते हैं, मैं सिखाऊंगा भी आगे। और आपको इसकी जरूरत पड़ेगी 9th चैप्टर में, अब देखो इसका ट्रिक बताता हूं मैं। 5th की देखो, ये जरा नवाब मोहित, ये जरा नवाब मोहित रुके रहो, ये जरा नवाब मोहित रुके रहो, पढ़ेंगे आज कोड़े, पढ़ेंगे आज कोड़े। देखो आप, क्या है इसकी ट्रिक? ये जरा नवाब मोहित, ये पूरा एक साथ है, मोहित रुके रहो, पढ़ेंगे आज कोड़े। क्या है ट्रिक? ये जरा नवाब मोहित रुके रहो, पढ़ेंगे आज कोड़े। इनको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे काम की चीज नहीं है। मैं सिर्फ काम याद करना है वो बता चुका हूं, उसको याद करना। पर ये कॉम्पिटिशन एग्जाम वाले बच्चों को, और अगर आपको पता पड़ देखना हो तो मैं ट्रिक बता रहा हूं खाली। 6th पीरियड आवर्त में आने वाली 5D सीरीज, क्या होगा इसकी ट्रिक? तो ला हफ्ता वरना, ला हफ्ता वरना रे उधर, इधर पिटाई और होगी। ये इसकी ट्रिक है। क्या? तो देखो, ला हफ्ता, क्या? ला
हफ्ता वरना रे उधर, ला हफ्ता वरना रे उधर, इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रे उधर, इधर पिटाई और होगी। अब लास्ट है आरिफ डूबा सगे भाई हंसो मत 10 रोग उगेंगे। ठीक है, मतलब यह कि एक कंडीशन माननी है, आरिफ नाम का कोई लड़का है, वो डूब रहा है और मजाक मजाक में उसके भाई हंस रहे हैं, तो कोई उसको सजेस्ट कर रहा है आरिफ डूबा, आरिफ, ये एक साथ में आरिफ डूबा सगे भाई हंसो मत। क्या कह रहे हैं हम? आरिफ डूबा सगे भाई हंसो मत, और अगर ये डूब गया और पानी इसके पेट में चला गया तो क्या होगा? 10 रोग उगेंगे, 10 अलग अलग बीमारियां इसको हो जाएंगी। आरिफ डूबा सगे भाई हंसो मत, 10 रोग उगेंगे। ये चारों चार कंप्लीट 40 तत्वों की ट्रिक। पहली, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैन, फेक ओनली कजिन। ये जरा नवाब मोहित, रुके रहो पढ़ेंगे आज घोड़े। ला हफ्ता वरना रे उधर, इधर पिटाई और होगी। आरिफ डूबा सगे भाई हंसो मत, 10 रोग उगेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये ट्रिक्स बहुत अच्छी लगी हुई होंगी, समझ में आ रही होंगी। और अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। इन ट्रिक्स के बारे में आप जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में कि ये ट्रिक्स आपको कैसी लगी, क्या इससे आपको कोई बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अपने नाम के साथ। अब मैं आपको कुछ बात बता रहा हूं, अब तो इसमें 7 तो और बिल्कुल काम की नहीं है, तो कुछ चीजें हैं जो पॉइंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट है, तो वो पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखें। अब देखो, एक ये वर्ग संख्या 12 Zn CDHG, इनकी जो जोड़ी है, मैंने क्या कहा, डी ब्लॉक के तत्वों को हम क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। लेकिन इन तीनों को छोड़ के ये संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं। इन तीनों को हम संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। इनके अलावा बाकी सब क्या है? संक्रमण तत्व। कहां से? 3 से लेकर 12 तक, इन तीनों को छोड़ दें तो बाकी सब संक्रमण तत्व है। ठीक है, ये क्यों? ये पढ़ो, बताऊंगा मैं आगे इसको। ऐसा क्यों है? रीजनिंग का प्रश्न है, कारण स्पष्ट करके बहुत प्रश्न बनते हैं यहां से। 11वां वर्ग, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इनका उपयोग सिक्के बनाने में लिया जाता था, सिक्के निर्माण में। याद आ रहा है ना? पुराने जमाने में जब हमारे राजा महाराजा होते थे तो वो क्या करते थे? तांबे के, चांदी के और सोने के सिक्के को बनाते थे। तो ये तीनों वही है, देखो लाइन से। वर्ग संख्या 11, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इन तीनों का उपयोग हम किसमें करते थे? सिक्के निर्माण में। और 10वां वर्ग, निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम, इनका यूज हम लेते हैं हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में। किसमें लेते हैं? हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में, उत्प्रेरक के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में हम उनका उपयोग लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजनीय अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में हम इनका उपयोग लेते हैं। निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम, इनका उपयोग लेते हैं हम हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में, इन तीनों का सिक्के निर्माण में। और ये तीनों को हम संक्रमण तत्व नहीं कहते। ये तीनों अंतिम तीन की जोड़ियां आपको याद रखनी है। प्रतियोगी परीक्षा वाले बच्चे, उनके लिए तो बहुत ज्यादा, हमारे यहाँ पर भी 1-1 नंबर में बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो ये सारे आप लिखते जाइए, साथ साथ में जरूरत लगे तो नोट्स मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है, या जिन जिन बच्चों को नोट्स की जरूरत हो, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भेजिए, तो मैं आपको नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा। तो आज का ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट बी ब्लॉक के तत्व का पूरा हुआ यहाँ पर। अब हम कल लेंगे हमारा इसका आगे का भाग, लेकिन उससे पहले आपके लिए मैंने कुछ होमवर्क छोड़ रखा है। होमवर्क है आपका कि आपको सेकेंड चैप्टर खोलना है क्लास 11th का, उसको अच्छे से रीड करना है। इलेक्ट्रॉन भरने के नियम, क्वांटम संख्याएं और क्लास 11th का ही 3rd चैप्टर, ये दोनों चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ये आपका होमवर्क है, खाली रीड करना है। उन चैप्टर को रीड करें, वीडियो देखें
और आपको फिर वो सब करने के बाद क्लास 12 का 8th चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व उनको पढ़ना है। डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व इनको पढ़े और फिर आप वीडियो देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। नोट्स पढ़े तो आपका ये चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाएगा। खास ऐसे बच्चों को जो गवर्नमेंट स्कूल्स के हैं या हिंदी मीडियम के हैं और अभी लॉकडाउन के कारण उनकी पढ़ाई रुकी हुई है, तो आप अपना ये वीडियो ऐसे स्टूडेंट्स तक बहुत ज्यादा शेयर करें। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स पर व्यूज बहुत कम आ रहे हैं हिंदी मीडियम के वीडियो पर। अगर आप लोग इन वीडियो का यूज नहीं करोगे तो वीडियो शूट होना बंद हो जाएंगे, इसलिए आप इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन बच्चों तक पहुंचाएं इनको जिन्हें इसकी वास्तव में जरूरत है। और अगर आप वीडियो देख लेते हैं, आप किसी भी स्कूल से हो नो डाउट, लेकिन वीडियो देखने के बाद आपका नाम अपने स्कूल के नाम के साथ कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि यस सर वी वॉच्ड वीडियो। अपना नाम स्कूल के नाम के साथ कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है कि सर हमने वीडियो देख लिया है और हमको अच्छे से समझ में आ रहा है। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जैसे ही नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जल्द ही मिलेंगे हम हमारे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।